सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली केमिस्ट्री का अलग से पेपर नहीं होता क्लास 10 में, साइंस का एग्जाम होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर उस साइंस वाले क्वेश्चन पेपर में जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो हमने सारे यहाँ पर लिए हुए हैं। इसी तरीके से फिजिक्स के और बायोलॉजी के अलग अलग वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो 2021 में आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसके हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आंसर बता दूं कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, बल्कि एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से या उस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको दूंगा, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट आपको इस वीडियो से हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके अंदर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को ऐड कर दिया। उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, यानी रिएक्शन हुई। रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं वो फॉर्म हुआ। आपको बताना है उस सब्सटेंस का क्या कलर है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। पेज नंबर 11 आप ओपन करोगे, वहाँ आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन यानी Na2SO4 ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ। रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक तो ये बनाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl। बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देंगे पहले। तो इस तरह से कुछ रिएक्शन होती है। अब ये जो आपका बेरियम सल्फेट है यही इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, PPT। और ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। तो हमको क्या बताना था, कलर बताना था, फॉर्मूला बताना था। देखो ये वाइट कलर है, सिर्फ आपको कलर भी मालूम होगा तो भी देखो ये आंसर आप दे सकते थे। और फॉर्मूला तो होता ही है BaSO4, तो इसका C ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। ये भी आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। पेज नंबर 41 में बिल्कुल लास्ट में चले आओगे, 2 इक्वेशन आपको लिखी हुई मिल जाएगी, उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड होता है ये वाटर के अंदर डिजोल्व होके सॉल्युबल होके अल्कलीज बनाता है। तो वहाँ इक्वेशन में आप देख सकते हो कि Na2O इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं यानी वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। और दूसरी इक्वेशन में आप देख सकते हो K2O लिखा हुआ, तो देखो यही दोनों होगा, Na2O और K2O। तो फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड, इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको देखो क्या कह रहा है, एक डायग्राम बना हुआ है। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन द रिएक्शन। इसमें कौन सी गैस फॉर्म होगी। पेज नंबर 19 पे जो एक्टिविटी 2.3 है, अगर वो आपने किया तो आसानी से कर ले जाओगे। यहाँ पर देखो हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड है और जिंक ग्रैन्यूल। एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये डायग्राम भी पूरा बना हुआ है। तो कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वाइल बर्निंग प्रोड्यूस अ पॉपिंग साउंड। अब यहाँ पर इसके देखो बबल्स बन के आ रहे हैं। यहाँ पर आप कैंडल अगर लेंगे कैंडल तो इसके कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो एक पॉपिंग साउंड आएगी और ये बर्स्ट करेंगे जो हाइड्रोजन बबल्स हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कह रहा है कि सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको रिएक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, बैलेंस करके। तो कौन सा बैलेंस है ये आपको बताना है। बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं जो भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर सेम है तब वो बैलेंस है, अदरवाइज नहीं है। तो एक एक करके सारे एलिमेंट को हम चेक कर लेते हैं। पहले हम सोडियम देख लेते हैं ए वाले ऑप्शन में। तो सोडियम देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो इससे पहले 2 लगा हुआ है, यानी सोडियम के यहाँ पर 2 एटम है, तो बैलेंस नहीं है ना। रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। बी वाला चेक कर लेते हैं। सोडियम से पहले देखो 2 लगा हुआ है, यानी सोडियम के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ सोडियम के 2 एटम हैं। यहाँ पर भी देखो Na के पहले 2 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर भी 2 एटम है। तो सोडियम के जो एटम्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम है, दैट इज 2। इसी तरह दूसरे एलिमेंट का भी चेक करेंगे, जैसे हाइड्रोजन को उठा लिया, देखो H2 है, उससे पहले 2 लिखा हुआ यानी 2 2 जा 4। तो हाइड्रोजन कितने एटम हो गए, 4 हो गए। प्रोडक्ट साइड में यानी एरो के राइट साइड में हम देखेंगे हाइड्रोजन ये है, उससे पहले 2 लगा हुआ है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम। और यहाँ पर H2 है, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है। अब आखिरी बच्चा हमारा ऑक्सीजन। देखो ये ऑक्सीजन है, इससे पहले 2 लगा हुआ यानी 2 ऑक्सीजन के एटम। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगा यानी 2 ऑक्सीजन एटम। तो सारे जो एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम है, इसका मतलब ये बैलेंस है। आप सी और डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, वो बैलेंस नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो कि टेबल में दिया है वो करेक्ट है।
ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 28 पे जो टेबल दिया हुआ वहाँ से डायरेक्ट आया हुआ है। तो चलिए हम चेक करते हैं ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। यहाँ ऑक्जेलिक एसिड लिखा हुआ है जो कि गलत है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, सॉर मिल्क जो होता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, बात सही है। एंड स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड, ये भी बात सही है। टैमरिन के अंदर एसिटिक, तो एसिटिक नहीं होता बल्कि कौन सा होता है, टारटेरिक एसिड। ठीक है, तो हमारा सेकेंड और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, सेकेंड एंड थर्ड, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये आपको रिएक्शन दी हुई है और पूछ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है। पेज नंबर 7 अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करोगे, वहां पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है उसके एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, रेस्पिरेशन वाली जो इक्वेशन है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। तो ये रिएक्शन हमको दी हुई है, इससे रिलेटेड हमको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं इनके बारे में हमको पता करना है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं जिससे आइडिया लग जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर हमको ये पता करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पता चल जाए तो हम स्टेटमेंट को सही गलत पता कर सकते हैं। अब ये जो आपकी रिएक्शन है ये सिंपल आपके एनसीईआरटी की ही है। पेज नंबर 12 पे ये रिएक्शन दी हुई है और वहाँ पर सारी चीज़ बताई है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अगर ये पढ़ा है तो आसानी से कर ले जाओगे। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं भी पढ़ी लेकिन आपको ये पता है कि ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं, रिड्यूस कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो भी आप कर ले जाओगे, कोई सी भी इक्वेशन दी हो। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर रिडक्शन की बात कर लें तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हमारा हो जाएगा। तो हमको जब भी ये पता करना होता है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमेशा हम रिएक्टेंट साइड वाले जो कंपाउंड है उसी को पकड़ते हैं। प्रोडक्ट साइड को भूल जाओ, हमें जो आंसर मिलेगा वो रिएक्टेंट साइड में ही मिलेगा। एक बात तो याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए उसमें याद रखना कि आंसर हमें कहाँ मिलेगा, रिएक्टेंट साइड में मिलेगा। यानी रिएक्टेंट साइड में जो भी कंपाउंड्स दिए होंगे वही या तो ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे या रिड्यूस हो रहे होंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, तो पहले हम MnO2 की बात कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया इसके पास देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन है। अगर ये ऑक्सीजन निकल गया तो हम कह देंगे रिड्यूस हो गया। तो देखो MnO2 है, इसके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन निकला होगा फिर क्लोरीन इससे ऐड हुआ होगा, तो ऑक्सीजन निकला तो ना यहाँ से, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस होके क्या बना, MnCl2 बन गया। पहले MnO2 था, ऑक्सीजन चला गया, जगह खाली हो गई, क्लोरीन आके उसकी जगह बैठ गया, तो MnO2 MnCl2 बन गया। किस तरह से, ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से। ना हुआ होता जगह नहीं खाली होती। तो देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो क्या बनना है, MnCl2 बनना है। एक बात तो हमको ये पता चल गई। इसी तरीके से हम HCl को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो HCl में हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन क्लोरीन से निकल गया, यानी प्रोडक्ट साइड में देखें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन हट गया होगा। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये देखो हमने देखा है, हाइड्रोजन दूर जा रहा है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो यहाँ HCl है, यहाँ क्लोरीन के साथ देख रहे हो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो HCl से हाइड्रोजन चला गया, सिर्फ क्लोरीन बचा, तो HCl ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, Cl2 बन गया। तो देखो HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। बेसिकली तीसरे और चौथे स्टेटमेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है। कैसे पता करेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके लिए पहला स्टेप ये है, हम ये पता करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ। हम देख चुके हैं पहले स्टेटमेंट में HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी HCl हमारा ऑक्सीडाइज हुआ। किसने ऑक्सीडाइज कराया, इस HCl का हाइड्रोजन किसने रिमूव कराया, तो वो कौन है आपका MnO2। ये रिएक्ट किया, इस रिएक्शन होने की वजह से पहले जो HCl था उसका हाइड्रोजन चला गया, सिर्फ क्लोरीन बचा। अगर ये MnO2 होता ना तो रिएक्शन ना होती, तो कोई भी ऑक्सीडेशन हमको देखने को ना मिलता। तो MnO2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर देखो MnCl2 की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत। HCl की बात कर रहा है, HCl तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा MnO2 है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है जो कि हमारा सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आपको वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं जो कि बेसिस के बारे में सही बात कर रहे हैं।
ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बेसेस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो बेसेस बिटर तो होते हैं लेकिन ब्लू को रेड में नहीं करते बल्कि रेड को ब्लू में करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बेसेस हैव पीएच लेस देन 7, तो लेस देन 7 तो एसिड का होता है, बेस का 7 से ऊपर होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। बेसेस आर सॉर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, तो सॉर नहीं होता, हमने देखा बेसेस बिटर होते हैं, तो ये भी बात गलत हो गई। बेसेस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थिलीन इज एडेड टू देम, तो ये बात सही है कि फिनोफ्थिलीन ऐड किया जाता है तो वो पिंक कलर हो जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टेबल के अंदर हमको सॉल्ट है, पेरेंट एसिड है, पेरेंट बेस है और नेचर ऑफ सॉल्ट की बात कर रहा है, यानी एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। तो जिन एसिड और जिन बेस के मिलने से सॉल्ट बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस रेस्पेक्टिवली। अब नेचर ऑफ सॉल्ट कैसे डिसाइड होता है, इस तरह से डिसाइड होता है कि एसिड और बेस इन दोनों में से जो स्ट्रांग होगा वही नेचर सॉल्ट का होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एसिड हमारा स्ट्रांग है और बेस हमारा वीक है तो जो स्ट्रांग होगा वैसे ही नेचर होगा सॉल्ट का। स्ट्रांग एसिड था तो सॉल्ट भी हमारी स्ट्रांग होगी। अगर एसिड हमारा वीक है, बेस हमारा स्ट्रांग है, तो बेस स्ट्रांग है ना, तो सॉल्ट भी कैसी होगी, बेसिक होगी। अगर दोनों स्ट्रांग है इक्वल स्ट्रेंथ के तो न्यूट्रल होगी। इस तरीके से दोनों अगर वीक हैं इक्वल स्ट्रेंथ के तो भी हमारी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले तो हम ये देखेंगे कौन सा स्ट्रांग एसिड है, कौन सा स्ट्रांग बेस है, फिर हमको सारी कहानी पता चलेगी। तो जो HCl है ना आपका, ये स्ट्रांग एसिड होता है। NaOH हमारा स्ट्रांग बेस होता है। तो स्ट्रांग मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रल। दोनों की पावर बराबर है तो कोई नहीं जीतेगा, न्यूट्रल बनना चाहिए। बेसिक लिखा हुआ है, यानी ए वाली बात तो गलत हो गई। H2CO3 ये एक वीक एसिड है और NaOH हमारा स्ट्रांग है। देखो सब में NaOH है तो सब स्ट्रांग लगा देते हैं। तो बेस स्ट्रांग है तो सॉल्ट कैसी बननी चाहिए थी, बेसिक बननी चाहिए थी। यहाँ न्यूट्रल कह रहा है तो बात गलत हो गई। H2SO4 ये एक स्ट्रांग एसिड है। स्ट्रांग और स्ट्रांग मिलेंगे तो न्यूट्रल कर देगा, दोनों की पावर बराबर है। यहाँ एसिडिक लिख रहा है तो ये भी बात गलत है। CH3COOH ये एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस मिलेंगे तो बेस स्ट्रांग है ना, तो सॉल्ट कैसी बननी चाहिए, बेसिक बननी चाहिए, और बेसिक लिखा भी हुआ है तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ऑफ मास से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हमको पता करना है। ये वाला देखते हैं, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये हम क्वेश्चन में देख चुके हैं, एक रिएक्शन जो बैलेंस किए थे कि हर जो एलिमेंट है उसका मास रिएक्टेंट साइड में जितना है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तो ये बात सही है। हमको इनकरेक्ट वाला बताना है, तो ये वाली बात तो सही है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो हर एलिमेंट के वो सेम होंगे तो मास भी सेम होगा। तो चाहे बात कर ले कि मास दोनों का सेम है या नंबर ऑफ एटम्स, दोनों बात एक ही है। तो ये भी बात सही है। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो भैया ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्यों कह रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन जो रिएक्टेंट साइड में है वो सेम रहेगा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। भैया फॉर्मूले बदल जाते हैं तभी तो केमिकल रिएक्शन हम कह रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास H2 है, O2 के साथ रिएक्ट कराए तो हम क्या बन गया, H2O बन गया, एक नई चीज़ बन गई, फॉर्मूला बदल गया। अगर ऐसा होता कि H2 + O2 और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा H2 + O2 होता तो हम कह सकते थे केमिकल कॉम्पोजिशन देखो H2 ही है, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी O2, यहाँ भी O2, लेकिन यहाँ पर तो एक अलग चीज़ बन गई ना। तो ऐसी बात नहीं होती। डी वाला भी चेक कर लेते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो ये बात सही है। मास अगर क्रिएट होगा तो प्रोडक्ट साइड वाला बढ़ जाएगा क्योंकि मास क्रिएट हुआ। अगर मास डिस्ट्रॉय होता तो रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट साइड में मास कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता ना, दोनों में मास बराबर होता है, यानी ना कुछ क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। तो डी वाला स्टेटमेंट सही है। तो इनकरेक्ट वाला हमारा सिर्फ ये सी है। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पेज नंबर 8 पे देखोगे आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशन दी हुई है। कौन सी है, CaCO3 ये डिकम्पोज होगा जब इसे हीट किया जाएगा, CaO बनेगा और CO2 बनेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। बाकी ए वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो जो हमारा वाटर है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में कैसे ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। वहीं बी और सी में जो हमारी दोनों इक्वेशन दी हुई है ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होती है। थर्मल वाला सिर्फ हमारा डी ऑप्शन होगा जहाँ पर हम हीट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द pH वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल। तो हमारे पास कुछ एसिड के सैंपल हैं, उसके pH वैल्यूज़ दी हैं।
हमसे क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो पहले तो हम रिलेशन पता करें कि जो pH है और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो, कोई भी सब्सटेंस जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी एसिडिक जितना ज़्यादा होगा, जो pH की वैल्यू है उतनी ही कम होगी। एसिड ज़्यादा होता जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो बहुत कम pH होगा। ये हो गई बात। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही ज़्यादा जो H प्लस आयन है उसका कंसंट्रेशन होगा। ये रिलेशन हमने डेवलप कर लिया। तो इस रिलेशन से हमको ये पता चल गया, अगर pH की वैल्यू कम होगी तो H प्लस आयन ज़्यादा होगा। तो हमको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि किसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाले का। तो जिसका pH जितना कम होगा, सबसे कम होगा, उसका H प्लस आयन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम pH किसका है, गैस्ट्रिक जूस का है 1.2, तो हमने 2 लिख लिया। उसके बाद 2.2 आता है जो कि फर्स्ट वाला है, तो हमने फर्स्ट लिख लिया। यानी सबसे ज़्यादा हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन 2 का होगा, फिर 1 का होगा, 1 के बाद किसका है, फिर 3 आएगा हमारा, यानी ये 4 वाला ऑप्शन, फिर 3.76 आएगा, यानी 3 वाला ऑप्शन 2143 सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हमको दिया हुआ है, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पेज नंबर 20 पर है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। वहाँ पर जो मेटल लेकर हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर हमको थोड़ा मेटल चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट वही है, तो हम इसे कहेंगे एनसीईआरटी का ही है ये। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, ये डायग्राम देख के ही आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं आइडिया लग रहा है तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट, KHCO3 यानी पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम क्या है, मेटल, यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन की बात हो रही है। तो ये P है, यानी P वाला जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रहे हो ना, ये इन ABCD में जो लिखा हुआ है उनमें से कोई है। इसका रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया जा रहा है। यानी रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि चाहे मेटल कार्बोनेट की बात कर लो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लो, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, तो ये आपकी बनाती हैं एक तो सॉल्ट, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा आपका वाटर, ये बनाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये बात तो हमको पता चल गई। किस ऑप्शन में है, बी और डी वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब ए और सी ये तो एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो एक क्यू वाली हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये जब डिलीवरी ट्यूब से पास होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यानी CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, उससे पास कराई जाती है, तो क्या करती है, उस सोल्यूशन को मिल्की कर देती है। तो देखो हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, टर्न्स मिल्की। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। अब CaCl2 जो कंपाउंड है उसको सही से शो किस ऑप्शन में किया गया है। तो देखो ये जो क्वेश्चन पेपर था उसमें मिस्टेक थी, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट कौन वाला होगा उसको हम देखते हैं। पहले अगर हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, 2,8,8,2, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। किसको देगा, लेने वाला हमारा क्लोरीन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होता है, यानी इस 7 को एक और मिल जाए तो 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैल्शियम 2 देना चाहता है, क्लोरीन कहेगा भैया हम तो एक ही चाहिए, एक से काम हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा दोगे तो एक और शेल के अंदर आ जाएगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने एक दोस्त को भी बुला लेगा, जुड़वा भाई को भी बुला लेगा, और कैल्शियम से कहेगा कि भैया हमको एक चाहिए था, एक हमको दे दो और एक ये हमारे भाई को दे दो। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो होगा ये कि जो हमारा कैल्शियम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे सामने रखेगा कि भैया एक्स्ट्रा है, और ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और यहाँ पर एक की कमी है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक इसी तरीके से एक क्लोरीन हमारे यहाँ होगा, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने आउटर मोस्ट में 7 है, और ये एक हो गया। कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इस बेचारे को दे देगा, तो यहाँ ये आ गया। तो फाइनली हमारा किस तरह से शो होगा, जब कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी अब पॉजिटिव चार्ज उसके पास ज़्यादा हो गए। कितने ज़्यादा हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो 2 ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव। और जो क्लोरीन है
क्लोरीन के साथ कहानी क्या होगी, जैसे इसको हम क्रॉस से शो कर दें तो ये जो इसको मिला था डॉट से शो कर दिया हमने। तो क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो सबस्क्रिप्ट में नीचे हम 2 लगाएंगे। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मिला है, यानी पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, यानी एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो हमारा है ये अरेंजमेंट सही है, लेकिन ये अरेंजमेंट किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। ए वाले की बात कर लें, देखो Ca 2 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्लोरीन के ऊपर ये 2 निगेटिव चार्ज लगा रहा है। अगर पावर में ऊपर 2 लगा होगा तो इसका मतलब एक क्लोरीन है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन के 2 एटम हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स हमको शो करने के लिए जो नंबर है वो नीचे लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज अगर लगा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। यहाँ पर चार्ज नहीं शो किया तो ए और सी ऐसे गलत हो गया। बी में क्या गलती है, देखो सब कुछ सही है, 2 पावर चार्ज होगा, यहाँ पर 2 लगा, यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज नहीं शो किया, वरना ये ऑप्शन सही हो जाता। डी वाले ऑप्शन में निगेटिव चार्ज शो किया है, नीचे यहाँ पर 2 लगा है, ये बात तो सही है, लेकिन कैल्शियम में सिर्फ एक पॉजिटिव लगा है, कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, इसकी वजह से कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इसका आंसर सही यही वाला होगा जो हमने बनाया। अब इलेक्ट्रॉन को चाहे तो डॉट से शो कर लो या क्रॉस से शो कर लो। जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन है वहाँ क्लोरीन के एटम्स को डॉट से शो किया गया है, जो मैंने बनाया उसको क्रॉस से शो किया है, तो उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, किसी भी तरह से आप शो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। द पेयर्स विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आर। तो कहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। ऑप्शन देख के हमको ये आइडिया लग रहा है कि एक तरफ तो सॉल्ट का सोल्यूशन है, दूसरी तरफ कोई मेटल लिए हैं, यानी मेटल का रिएक्शन हम करा रहे हैं सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ। तो रिएक्शन तभी हो पाएगी जब जो हमने मेटल लिया है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा जो सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर मेटल है उससे। तो चलिए स्टेटमेंट वाइज हम चेक करते हैं। यहाँ पर जो सॉल्ट दी हुई है पहले वाले में, उसके अंदर जो मेटल है हमारा सोडियम है, और जो जिस मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं वो कॉपर है। तो कॉपर और सोडियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, पेज नंबर 45 पे रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई, वहाँ से आप देख सकते हो। तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी सोडियम ज़्यादा पावरफुल है। कॉपर को इस NaCl में से सोडियम हटाने के लिए ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, लेकिन वो तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर इसे हटा नहीं पाएगा, इसलिए रिएक्शन होगी ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा Ag है यानी सिल्वर है, यहाँ पर कॉपर है। सिल्वर और कॉपर में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी अब कॉपर ज़्यादा पावरफुल है, तो कॉपर इस सिल्वर को यहाँ से हटा लेगा और रिएक्शन हो जाएगी। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको हटा देगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। फोर्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जिंक है और आयरन है। जिंक और आयरन में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी आयरन के पास इतनी पावर नहीं है कि जिंक को हटा दे, रिएक्शन नहीं होगी। तो सिर्फ सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन सही है, जो कि बी हमारा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मूला लिखा होता है, उसमें लिखा होता है डॉट H2O। ठीक है, जैसे डॉट 2H2O लिख दिया, या डॉट हाफ H2O हो गया, या डॉट 5H2O, इस तरह से लिखा हुआ दिख जाए तो हम कहेंगे कि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हमको क्या बताना है किसके अंदर नहीं है। तो चलिए जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कंपाउंड, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देख लेंगे हम। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। वॉशिंग सोडा की बात कर लेते हैं तो Na2CO3 डॉट 10H2O। वही बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं तो ये हमारा होता है NaHCO3। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट नहीं है, देखो सेकेंड और थर्ड में तो प्रेजेंट है, डॉट लगा के H2O है। फर्स्ट और 4 में प्रेजेंट नहीं है, किस में नहीं है हमको ये बताना, तो फर्स्ट और 4 यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, मैं पहले बहुत बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो मेरी सैम्पल पेपर वाली वीडियो देख लेना, वहाँ एग्जाम्पल से मैंने देकर समझाया है। नहीं तो फिर आप कमेंट कर देना मुझे, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है। तो असर्शन में क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। तो ये बात सही है हमारी। रीजन में वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, NaCO3 इज अ माइल्ड करोसिव बेसिक सॉल्ट। क्या ये बात सही है, तो ये भी बात सही है। पेज नंबर 31 पे आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ए और बी दोनों ही ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है, बोथ A and R आर ट्रू। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर
बस ए और बी ऑप्शन में फ़र्क ये है कि अगर आर में जो बात लिखी है वो ए वाली बात को एक्सप्लेन कर रही है तब हम ए लगाएंगे, अगर आर में लिखी हुई बात ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही है तो हम बी लगाएंगे। तो चेक कर लेते हैं ए वाली में जो बात लिखी है क्या उसका रीज़न, क्या उसका एक्सप्लेनेशन हमको आर में दिया हुआ है। यानी अगर मैं पूछूं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एंटासिड के अंदर इंग्रेडिएंट की तरह क्यों यूज़ करते हैं, तो क्या उसका रीज़न ये होगा कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 है वो माइल्ड करोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। तो ये रीज़न नहीं होगा। उसे हम एंटासिड की तरह इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे स्टमक के अंदर अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, रीज़न ये होगा। यानी रीज़न वाली जो बात लिखी हुई है वो ए वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन ए वाली बात का जो रीज़न है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो आर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम बी ऑप्शन चूज करेंगे कि ए और आर दोनों सही है। आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। 18 वाला चेक कर लेते हैं। सेशन में क्या लिखा हुआ है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो भैया ये बात तो गलत है। रीजन में क्या कह रहा है, मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात सही है, तो ए वाली बात गलत। ये देखो डी ऑप्शन में ए गलत, आर सही, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। 50 ml ऑफ टैप वाटर इज टेकन इन अ बीकर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके, और जो टेम्परेचर है और पीएच है उस सोल्यूशन को उसको नोट किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बन के आएगा जो कि नीचे दिया हुआ है। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इस एक्टिविटी से रिलेटेड। अब यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा देख लो, वैसे आपको देखने से नहीं आइडिया लगेगा, लेकिन ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर से 6 और 7 के बीच में, और ये तेज़ी से बिल्कुल इतना नीचे आ रहा है कि बिल्कुल ये वाई एक्सिस पे है, फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वैसे देखने में आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो इसकी वाई वाले एक्सिस पे क्या है, पीएच है उस सोल्यूशन का, और एक्स वाले एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड। तो सबसे पहले तो हमने टैप वाटर लिया, सिर्फ पानी है, उसके अंदर कोई भी HCl नहीं है। यानी जब HCl का वॉल्यूम हमारा 0 है तो जो सोल्यूशन है उसका पीएच क्या होगा, यानी नॉर्मल जो टैप वाटर का पीएच है वही होगा, क्योंकि एसिड अभी ऐड नहीं हुआ। और टैप वाटर का जो पीएच होता है वो रेंज में होता है 6.5 से लेके 8.5, इसके बीच में रहता है। ठीक है, तो मान के चलो 6.5 रहा होगा, 7 के करीब करीब रहा होगा। जैसे जैसे एसिड डालना शुरू करते हैं, एक बूंद भी एसिड गई तुरंत उसका पीएच नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। और यही चीज़ हमको इस ग्राफ से देखने को मिल रही है। जैसे ही थोड़ा सा हमने ऐड किया, कुछ मान लो 1 ml से भी कम रहा होगा वॉल्यूम, और ये एकदम आके नीचे कहाँ पहुँच गया, ये 2.8 समथिंग में पहुँच गया। ठीक है, इस तरह से नीचे होते हुए चला जा रहा है। स्टेटमेंट हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एसिड वाटर के अंदर हम जब डालते हैं तो हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी यानी एक्सोथर्मिक होगा, एंडो नहीं होगा। तो पहली बात तो गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पीएच ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड। तो भैया पीएच तो कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है। पहले तो उसका 6.5 समथिंग था, जैसे ही मैंने डालना शुरू कर दिया तो देखो 2.8 समथिंग हो गया। 10 ml तक पहुँचते पहुँचते ये वैल्यू कितनी होगी, 1.5 समथिंग। फिर जब 20 ml हो गया तो ये यहाँ पर पहुँच गया यानी 1.2 समथिंग। तो पीएच की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, यहाँ कह रहा है इंक्रीज, तो ये बात भी गलत हो गई। थर्ड वाले स्टेटमेंट कह रहा है पीएच ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड। तो बहुत रैपिडली डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है, बात सही है। अचानक से जैसे ही हमने एक बूंद डाली तुरंत वो नीचे आना शुरू हो गया। थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट है पीएच ऑफ टैप वाटर वॉज अराउंड 7, 7 के करीब था। तो ये हमने देख लिया कि स्टार्टिंग में जो टैप वाटर लिया था उसका पीएच 6 से 7 के बीच में था, यानी 7 के करीब करीब था। तो 4 वाली बात सही है, यानी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल की फाइनेंशियल कंडीशन इस समय बुरी चल रही है, और मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पे, लेकिन कभी मैंने ये बात नहीं की है। लेकिन इस समय आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपसे जितना हो सके अपनी खुशी से आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो ये QR है, इसे स्कैन करके, या UPI ID है cbscwords@axl, इससे आप कर सकते हो। तो चलिए हम सेक्शन C की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो केस बेस्ड हैं, यानी आपको एक केस स्टडी दी होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। केस 1 की बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट है, उसने 4 मेटल्स लिए हैं P, Q, R एंड S, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराए हैं ताकि वो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सके। कुछ एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन उसे ऑब्टेन हुए वो नीचे आपको दिया हुआ है। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि सारे ही मेटल वो नाइफ से नहीं कट हुए सिवाय मेटल R के, यानी 4 मेटल उसने लिए थे जिसमें से P, Q, S तो नाइफ से नहीं कट हुए, लेकिन R नाइफ से कट हो गया। तो साथ ही साथ हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हुए चलते हैं। तो वो R क्या हो सकता है,
आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जानते होगे कि हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो नाइफ से कट हो जाते हैं। उसमें आपके लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब आते हैं। तो जो मेटल आर है वो इनमें से कोई होगा। अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मेटल पी जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाता है M2O3। M का मतलब मेटल, यानी वो जो मेटल है, हमको तो नहीं पता कौन सा मेटल है, तो उस मेटल की जगह M लिख दिया, M2O3 ये बनाएगा और रिएक्ट करता है दोनों के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसका एग्जाम्पल आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 41 आप देखोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। एक तो आपका एल्युमिनियम का होता है Al2O3, दूसरा जिंक ऑक्साइड होता है ZnO। तो देखो कौन सा मिलता जुलता है, मेटल के साथ 2O3, यहाँ देख सकते हो 2O3। इसका मतलब जो मेटल P हमारा है वो क्या है, एल्युमिनियम है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में तो ZnO है, 2O3 थोड़ी ना है। 2O3 किसके साथ लगा है, एल्युमिनियम के साथ लगा है। तो मेटल P की हमको पता चल गया, मेटल P हमारा क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, अब ये जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ जो मेटल की रिएक्शन है वो आपको पेज नंबर 43 पे मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पी वाले मेटल के बारे में क्या कह रहा है, डिड नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट विद स्टीम। तो ये बात पेज नंबर 43 पे क्लियरली मेंशन है कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो कि वाटर ना ही कोल्ड ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वो आपके एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। तो जो मेटल पी है इनमें से कुछ हो सकता है, लेकिन मेटल पी के बारे में तो हम निकाल चुके हैं ना, मेटल पी क्या एल्युमिनियम है, तो इन दोनों को हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है। मेटल पी तो पहले से क्लियर हो गया ना कि ये एल्युमिनियम है। बाकी जो बच्चे हुए हैं उनको पता करना है कि कौन कौन से हैं। क्यू की बात कर लें, रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो ये बात आपकी NCERT बुक में जहां लिखी है, किसके बारे में लिखी है, मैग्नीशियम के बारे में लिखी है। यानी जो क्यू वाला है वो भी पता चल गया, ये क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये मेटल फ्लोट करने लगता है। आर वाले की बात कर लें, ये कैसा मेटल है, रिएक्शन वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ ही बहुत ही वायलेंट तरीके से रिएक्ट करता है। तो ऐसे दो मेटल के बारे में आपके बुक में बात की गई है, एक आपका पोटेशियम है, दूसरा सोडियम है। तो आर इन दोनों में से कोई हो सकता है। एस की बात कर लें, डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। तो आपके NCERT बुक में उन मेटल्स के बारे में बात की गई है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। वो आपके लेड हैं, कॉपर हैं, सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, ये इतनी बात हमको यहाँ से पता चल गई। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है हमसे। आउट ऑफ द गिवन मेटल द वन विच नीड टू बी स्टोर्ड यूजिंग केरोसिन। केरोसिन के अंदर किसे स्टोर करते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो नाइफ से किसे कट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमको दिया हुआ है आर को नाइफ से हम कट कर सकते हैं। और ये आपके जो सोडियम और पोटेशियम है इनको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, आर को हम क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। आउट ऑफ द गिवन मेटल क्यू कौन सा है, देख सकते हो मेटल क्यू हमारा मैग्नीशियम है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इज। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी मैंने बात किया था, कौन होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल पी के बारे में बात हो रही है, तो इसका पी होगा, यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फोर मेटल्स इज। तो हमने देखा था जो हमारा आर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए देखो उसको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, किसी के साथ रिएक्ट ना कर जाए। और रिएक्टिविटी आप टेबल देखोगे ना, पेज नंबर 45 पे दिया है, तो वहाँ देखोगे आपका जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये बिल्कुल टॉप पे है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, हमने देख लिया आर वाला है। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, जो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, जैसे आपका लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। देखो रिएक्टिविटी जो टेबल दिया है सबसे नीचे आपको मिलेंगे, लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे कम वाला सबसे पहले लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ऐसे ही होता है। ये सबसे पहले हमारा कौन सा होगा, एस होगा। एस से ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, तो एस और आर हमने अरेंज कर लिया, पी और क्यू की कहानी बची। तो पी हमारा एल्युमिनियम है और क्यू हमारा मैग्नीशियम है। तो सबसे कम रिएक्टिव वाले को पहले लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, कम वाला पहले, ज़्यादा वाला बाद में। तो इन दोनों में एल्युमिनियम कम रिएक्टिव है। एल्युमिनियम के लिए हमारा क्या सिंबल यूज़ किया गया है, पी। पी के बाद आएगा क्यू, एस के बाद पी, और पी से ज़्यादा रिएक्टिव क्यू, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो हमारा आर है।
तो ये ऑर्डर हमारा बनेगा SPQR SPQR, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ आकर केमिस्ट्री के जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए। इसी तरह से मैं फिजिक्स और बायोलॉजी की भी वीडियो लाऊंगा। उन वीडियोस को देखने के लिए आपको इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और भी अगर आपको वीडियोस देखनी है, चैप्टर आपको पढ़ना है, तो वो वीडियोस भी मैंने अपलोड की है। NCERT को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। आप उस वीडियो को देखोगे तो खुद आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कितनी डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। वो जो सारी प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं सब लिंक शेयर कर दूंगा। इसी तरह और भी जो सब्जेक्ट है जैसे सोशल साइंस हो गया, उसकी भी मैंने लाइन बाय लाइन वीडियोस अपलोड की हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, आप वो भी देख सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।